सो आर नेक्स्ट वीडियो इट्स ऑन द कल्चरल एरिया कंसेप्ट। ठीक है, तो हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है वो कल्चरल एरिया कंसेप्ट के ऊपर होने वाला है। तो जैसे हमने पहले एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर पेपर से, तो प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये पता चला था कि आपके पास जो है वो दो थीम से जो है वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट से जो है डिफ्यूजनिज्म से जो है वो दो चीज़ों से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है आपके पास जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है फ्रांस बोआ का, वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, और दूसरा है आपके पास जो है वो कल्चरल एरिया कंसेप्ट जो है वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब जो है वो आपके पास कल्चरल एरिया की बात करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द अप्रोच एंड द स्कीम टू डील विद द डिफ्यूजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स ओवर अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास कल्चरल एरिया का सबसे पहले एम क्या है, इसका एम क्या है रहता है। कल्चरल एरिया कंसेप्ट का एम ये रहता है कि आप जो है वो कुछ कल्चरल ट्रेड्स को, कुछ कल्चरल एलिमेंट्स को, उसके डिफ्यूजन को जो है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के ऊपर जो है वो आप समझा सकें कि इसका जो है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के ऊपर इन कल्चरल ट्रेड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आप कितने जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, तो आप जो है वो प्रॉपरली इन चीज़ों को समझा सको। इनका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इन कल्चरल ट्रेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, और ये जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो जो है वो आपके पास वाई दे आर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर ये कैसे एक्सेप्टेड हुए और कैसे जो है उस सोसाइटी ने इन कल्चरल ट्रेड्स को अडेप्ट किया है। ठीक है, सो बेसिकली इट डील्स विद द स्कीम ऑफ डिफ्यूजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स ओवर आ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रक्स है, ये एम है। तो जब भी आपके पास कोई सवाल पूछा जाता है कल्चरल ट्रेड का, कल्चरल ट्रेड से राइट अ शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो फर्स्टली यू हैव टू राइट दिस क्रक्स। तो पहले इस क्रक्स को लिखना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर काम किन किन लोगों ने किया है। तो कल्चरल एरिया के अंदर काम करने वाले कौन हैं, विलियम वाइजर हैं, एल्फ्रेड क्रोबर हैं, ठीक है, होम्स हैं। तो आपके पास इन सब का नाम, मेसन है, इन सब का नाम जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आप आगे बढ़ोगे। गेटिंग द पॉइंट। इट प्रोवाइड्स द मेथडोलॉजी। कौन सी मेथडोलॉजी है, जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ कल्चर। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इनकी मेथडोलॉजी है इट इज जियो हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी। तो इनकी जो मेथडोलॉजी है दैट इज द जियो हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी और जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, तो जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट करते हैं ये कल्चर का। जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट का अर्थ क्या है, जिस जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि वो क्लोज्ड जोग्राफीज लेते हैं, और क्लोज्ड जोग्राफीज के अंदर जो है वो आपके पास कल्चर जो है वो किस तरह से एक सोसाइटी टू डिफरेंट सोसाइटी टू डिफरेंट सोसाइटी टू डिफरेंट सोसाइटी जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास दिस इज नोन एज जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कल्चर। ठीक है, कि आपके पास अलग अलग आपके पास क्लोज्ड जोग्राफीज हैं, और इन क्लोज्ड जोग्राफीज के अंदर आपके पास जो है वो कैसे जो है वो हिस्टोरिकली जो कल्चर है वो कैसे डिफ्यूज कर रहा है, हाउ इट इज डिफ्यूजिंग। ठीक है, तो दिस इज द मेथडोलॉजी। ये इनका एम भी है, इनकी मेथडोलॉजी भी है। जियो हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी ही इसको जो है वो कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ओटी मेसन ने ये सारा कुछ स्टार्ट किया। तो ओटी मेसन ने रेड इंडियंस के ऊपर जो है वो काम किया है। ओटी मेसन ने क्या किया है, ही डिफाइंड द कल्चरल एरिया ऑफ द एथनिक एनवायरनमेंट एज जोग्राफिकल एरिया। तो आपके पास वो एथनिक एनवायरनमेंट या फिर एथनिक एरियाज़ को उन्होंने जोग्राफिकल एरियाज़ की तरह से बताया, वेयर द सिमिलर कल्चरल ट्रेट्स एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से पंजाबी हैं, ठीक है, पंजाबीज़ हैं, उनका जो ब्रेकफास्ट है वो ज़्यादातर जो है वो परांठाज होते हैं। तो ओटी मेसन क्या कहेंगे, ओटी मेसन कहेंगे कि जहाँ जहाँ पे पराठे आ रहे हैं उस जोग्राफिकल एरिया को कहो कि वो जो है वो आपके पास पंजाबी एरिया है।
समझ रहे हो ना। तो पराठा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एथनिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एथनिक एनवायरनमेंट को उन्होंने जोग्राफिकल एरिया की तरह डिफाइन किया। भाई समझ रहे हो ना बात को, कि एक एथनिक एरिया को जहां जहां पे उन एथनिक एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस जोग्राफिकल एरिया को उन्होंने कह दिया ये आपका कल्चरल एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने 18 कल्चरल एरियाज जो हैं वो रिप्रेजेंट किए। ठीक है, कल्चरल एरियाज और कल्चरल इन्वायरमेंट्स और एथनिक एनवायरमेंट्स। फिर उसके बाद उन्होंने उनको 12 में जो है वो रिड्यूस कर दिया। फिर आगे आते हैं क्लार्क वाइजर। क्लार्क वाइजर ने इस कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल एरिया को यूज़ किया ताकि जो है वो क्लासीफाई दी कल्चर्स, ताकि अलग अलग कल्चर्स को क्लासीफाई किया जा सके और उनकी जो है वो प्रॉपर स्टडी की जा सके। तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास इन चीज़ों के ऊपर सबसिस्टेंस सिस्टम्स, पहले वो क्या करते थे, कोई भी एक जो है वो आपके पास एथनिक कंटेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे पराठे पकड़ लिए, किसी का जो है वो जाके जो है वो उन्होंने क्लोथिंग पकड़ ली, तो ऐसे करके उन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया था, एम्बिग्यूटी आ गई थी। तो आपके पास जो क्लार्क वाइजर हैं, क्लार्क वाइजर कहते हैं कि इन चीज़ों को जो है वो आप अपना बेस बनाओ। सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इन चीज़ों को जो है वो आप कंपेयर कीजिए। जब आप इन चीज़ों को कंपेयर करोगे, जहां पे ये चीज़ें सेम हैं या फिर सिमिलर हैं, वहां पे आप कहोगे कि दीज आर द कल्चरल एरियाज, ये आपके कल्चरल एरियाज हैं। जहां पे ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, उनको आप कहोगे ये आपके पास कल्चरल एरिया का कल्चरल सेंटर है। ठीक है, तो उनको उन्होंने कल्चरल सेंटर बनाया। तो उन्होंने 10 कल्चरल एरियाज नॉर्थ अमेरिका, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 10 याद करो, 2-3 लिख दो, बस इतना काफ़ी है। 10 कल्चरल एरियाज नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखे। फिर उसके बाद 4 कल्चरल एरिया साउथ अमेरिका के अंदर देखे। सो प्लीज़ रीड देम, एक बार इनको जो है वो देख लेना। ठीक है, एक कल्चरल एरिया जो है वो कैरिबियन रीजन के अंदर देखा। ठीक है, फिर उन्होंने कल्चरल एरियाज़ को फूड एरियाज़ में तब्दील कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम फूड के माध्यम से भी ये देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो एक तरह का कल्चर है, कहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो कल्चर चेंज हो रहा है। सो उन्होंने जो है वो फूड एरियाज़ बनाए, जैसे जहाँ पे जो है क्रिबू खाया, क्रिबू जो है वो आपके पास फूड है। एस्किमोज के अंदर, मैकेंजी के अंदर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वुडलैंड, जहाँ पे बिसन पाले जा रहे हैं, प्लेन्स के अंदर, अमेरिकन प्लेन्स के अंदर, जहाँ पे आपके पास जो है सैल्मन खाई जा रही है, नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट के अंदर वाइल्ड सीड्स खाए जा रहे हैं, कैलिफोर्निया वाले, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है इनका नौवा एरिया। फिर उसके बाद मेज़ कल्टीवेशन हो रही है साउथ ईस्टर्न एशिया, और आपके पास जो है वो ईस्टर्न वुडलैंड्स आ गए। फिर मरो जो है, मरो का एरिया। सो इन दिस फॉर्म आपके पास अलग अलग फूड्स को उन्होंने लिया और उनके अलग अलग जो है वो कल्चरल एरियाज बना दिए। ठीक है, तो आपके पास इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या है क्लार्क वाइजर का? व्हाट इज द बेसिक कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लार्क वाइजर? 2 है। एक तो है उन्होंने कल्चरल सेंटर का कंसेप्ट दिया, सो ही हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल सेंटर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्लार्क वाइजर ने की, आपके पास फूड एरियाज का कंसेप्ट दिया। और एक जो तीसरी चीज़ है आपके पास जो है लिस्ट प्रिपेयर की है, ही प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ कल्चरल ट्रेट्स। ठीक है, तो जब हम याद हो कि पहली जब हमने क्लासेस की थी, पहली क्लासेस के अंदर हमने जो है जब कल्चरल ट्रेट्स की बात की थी, तो मैंने जो है वो वाइज़र की बात जो है वो आपको करने के लिए कही थी कि वाइज़र को कल्चरल पैटर्न्स, कल्चरल ट्रेट्स में आप लिखोगे। ठीक है, इस तरह से। सो इन द कल्चर्स ऑफ द गिवन कल्चरल एरिया, आइडली those who live near the center they have nearly all the characteristics। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ये लिस्ट प्रिपेयर की है, खासी लंबी चौड़ी जो है वो इन्होंने लिस्ट प्रिपेयर की है। सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो आपके पास सेंटर के ऊपर रह रहे हैं, जो लोग जो हैं वो सेंटर के ऊपर रह रहे हैं, उनके अंदर ये सारे ट्रेट्स आएंगे। वो
आपके पास सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी वैसी होगी, उनके पास रिलीजन भी वैसा ही होगा, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस भी उनकी वैसी ही होंगी, ठीक है। तो सारे ट्रेड्स जो हैं वो कल्चरल सेंटर के अंदर जो है वो आ जाएंगे। जैसे जैसे आप पेरीफेरी के ऊपर जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप जो है वो पेरीफेरी के ऊपर जाओगे, द कल्चरल ट्रेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, द कल्चरल ट्रेड्स जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे। सो द कल्चरल ट्रेड्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कल्चरल सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो आपके पास जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो कल्चरल सेंटर से, कल्चरल डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो जब आप मार्जिन के ऊपर जाओगे तो कुछ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस तो आपके पास रह जाएंगी, लेकिन जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चीज़ों को समझ रहे हो ना आप? तो इस तरह से आपके पास जो है टेक्नोलॉजी दैट विल चेंज। कल्चरल सेंटर के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी, बिलीफ सिस्टम भी आएगा, रिलीजियस सिस्टम भी आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाइजर व्यूड द कल्चरल सेंटर एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि जहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन हुआ है, जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं वो लोग जो हैं वो सेंटर के ऊपर रह रहे हैं। और वाइजर जो है वो दो लॉज देते हैं। आपके पास दो लॉज क्या हैं? लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि ये कल्चरल सेंटर है, इससे चीज़ें जो हैं वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ करेंगी। अगर आपके पास ये कल्चरल सेंटर है, इससे जो है वो चीज़ें बाहर की तरफ जो है वो डिफ्यूज़ करती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द एज एरिया प्रिंसिपल। एज एरिया प्रिंसिपल का मतलब है कि जो कल्चरल ट्रेट्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने होंगे। एज एरिया प्रिंसिपल, कि जो कल्चरल ट्रेड सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो सबसे पुराने होने वाले हैं। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कल्चरल ट्रेड्स दे आर दी ओल्डेस्ट वन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पुराने होंगे वो सबसे ओल्डेस्ट होने वाले हैं। फिर आपके पास बात आती है A.L. क्रोबर की। A.L. क्रोबर ने जो है वो अपनी एक रिवाइज्ड समरी प्रोवाइड की है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि आपके पास जो कल्चरल एरियाज थे उन्होंने जो है वो ग्रेडेड एरियाज का कंसेप्ट दिया। इस चीज़ को आगे चल के और करेंगे, ग्रेडेड एरियाज एंड सब एरियाज। ग्रेडेड एरियाज दे आर मोर इम्पोर्टेंट। वो बात कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि अब अगर लेट से आपने कोई कल्चरल ट्रेट बना दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी उम्र आप कल्चरल ट्रेट के ऊपर बैठे रहोगे। लेट से आपने जो है वो एक टेक्नोलॉजी क्रिएट की कर दी, तो इसका मतलब यही है, ये नहीं है कि आपके पास जो है वो 200 साल तक आप एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है, जो आपका आर्ट फॉर्म जो है वो चेंज होगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आपका आर्ट फॉर्म जो है वो भी चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जैसे जैसे आपके पास टाइम बीतता जाता है, आपके पास जो आर्ट फॉर्म है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। सो फाइनली ही डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल एरिया बाय एडिंग द कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल क्लाइमैक्स। कल्चरल क्लाइमैक्स का कंसेप्ट बनाया। कल्चरल क्लाइमैक्स का मतलब क्या है? क्लाइमैक्स का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ शिखर के ऊपर पहुंच जाए, जब कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच जाए, दैट इज नोन एज क्लाइमैक्स, ठीक है। सो ही सजेस्टेड दैट द कल्चरल सेंटर शुड बी कॉल्ड द कल्चरल क्लाइमैक्स। तो कल्चरल सेंटर को कल्चरल क्लाइमैक्स कहना चाहिए। क्यों कल्चरल क्लाइमैक्स कहना चाहिए? क्योंकि कल्चरल सेंटर के पास वो जो सारे कल्चरल ट्रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे हैं, तो उसके पास सबसे ज़्यादा टाइम था कि वो उन ट्रेड्स को डेवलप कर सके, ठीक है। बिकॉज नॉट ओनली इट प्रोड्यूसेस द कल्चरल ट्रेड्स बट ऑल्सो इंजॉयज द डेवलपमेंट ऑफ द एलेबोरेट, बट ऑल्सो इंजॉयज डेवलपमेंट ऑफ एलेबोरेट, डेवलपमेंट नहीं आना चाहिए था, कल्चरल ट्रेड्स। तो जो कल्चरल ट्रेड्स हैं आपके पास उसका एलेबोरेट डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसको भी वो जो है वो एंजॉय करता है। तो आपके पास जो A.L. क्रोबर हैं वो ग्रेडेड एरियाज, खास करके कल्चरल क्लाइमैक्स का कंसेप्ट जो है वो इसमें देते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपके पास कल्चरल एरिया का कंसेप्ट,
ठीक है। कल्चरल एरिया का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, और कल्चरल एरिया के कंसेप्ट के साथ साथ अलग अलग लोगों की क्या क्या उसके बारे में मानता रही है, अलग अलग लोगों की क्या क्या उनके उन चीज़ों के रिगार्डिंग उनका जो है क्या कह सकते हैं कि उसका जो है वो अलग अलग लोगों का व्यू पॉइंट क्या रहा है, व्यू पॉइंट या फिर कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। ठीक है। क्रिटिसिज्म, कल्चरल एरिया कंसेप्ट जो है वो अपने आप में वेग है। ठीक है। इट इज़ वेग इन इटसेल्फ, इट कांट बी अप्लाइड ऑन दी हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। इसका जो स्कोप है इट इज़ वेरी नैरो, काफ़ी नैरो स्कोप है इस चीज़ का। वर्ल्ड वाइड स्कीम जो है वो ये नहीं बन सकती। कल्चरल एरिया कंसेप्ट इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक, बट कल्चर जो है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। ठीक है। तो खासकर तो जब कल्चर जो है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है, माइग्रेशंस आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलिज्म की वजह से माइग्रेशंस इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो आपके पास जो है वो कल्चरल एरियाज़ को ट्रेस नहीं किया जा सकता। वो जो है वो कल्चरल सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास ओवर एम्फसाइजेशन ऑफ द कल्चरल सेंटर, इट्स अनदर क्रिटिसिज्म, कि इतना ज़्यादा वो जो है वो कल्चरल सेंटर के ऊपर एम्फसाइज कर देते हैं कि बाकी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, जो पेरीफेरी के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो समझा नहीं पाते। अकॉर्डिंग टू देम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कल्चरल सेंटर्स दे आर इन्वेंटर्स, बट ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक द केस ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो है वो आपके पास यूरोप के अंदर नहीं बनी थी। ठीक है। लेकिन यूरोप जो है वो आजकल क्रिश्चियनिटी का हब है। ठीक है। आपके पास वेटिकन सिटी, इट इज़ इन यूरोप, तो वो जो है वो आपके पास आजकल जो है रोम जो है वो आपके पास जो वेटिकन सिटी है, यूरोप जो है वो आपके पास जो है क्रिश्चियनिटी का एक हब बन जाता है। लेकिन वो तो जो है वो इन्वेंटर नहीं है क्रिश्चियनिटी के। ठीक है। क्रिश्चियनिटी इट हैज़ नॉट बीन बॉर्न इन यूरोप। तो इस तरह से जो है वो आपके पास जो कल्चरल सेंटर है वो इन्वेंटर हमेशा नहीं होता। ठीक है। सो इसके विपरीत एक आपके पास और कंसेप्ट आता है एज एरिया का कंसेप्ट। ठीक है। तो आपके पास जो वाइजर हैं उन्होंने हाइपोथाइज किया दैट द ट्रेड्स दे टेंड टू डिफ्यूज इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत बार ट्रेड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो करते हैं, जहाँ पे सोसाइटी जो है वो उनको एक्सेप्ट करती है, जहाँ पे सोसाइटी उनको एक्सेप्टेबल मानती है। ठीक है। सो दे डू नॉट एक्सप्लेन्ड वाई द कल्चरल ट्रेड्स दे आर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो इस चीज़ को फ्रांस बुआ ने समझाया था, लेकिन ये लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि जो है वो कल्चरल ट्रेड्स एक प्रॉपर जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो क्यों आपके पास एक्सेप्ट होते हैं और कुछ कल्चरल ट्रेड्स जो है वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को ये जो है वो प्रॉपरली नहीं समझा पाते। ठीक है। तो आपके पास जो कल्चरल एरिया कंसेप्ट है, कल्चरल एरिया कंसेप्ट को और डायनेमिक बनाते हुए एक और कंसेप्ट आता है एज एरिया का कंसेप्ट। तो वो इसको जो थोड़ा सा जो है वो डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एज एरिया के अंदर जो है वो आपको दिखाई देता है। एनीवेज, ठीक है। सो दीज आर द क्रिटिसिजम्स। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, आपका जो है वो आपने सवाल क्या लिखना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एरिया vis-a-vis एज एरिया। ठीक है। इट कैरीज 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है। सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखना है आपने। ठीक है। थोड़ा बहुत आप जो है ट्राई टू डू द रिसर्च और इस क्वेश्चन को लिखिए एंड सेंड इट इन हेयर, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। और यू कैन गो टू दी O2IAS Academy ऐप, आप O2IAS Academy ऐप के ऊपर जाइए और वहाँ पे जो है वो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। सो होप यू enjoy the session. Okay,
it has answered all the queries. Thank you very much.